न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। जश्न आजादी में खतरा। जी हां, क्योंकि 15 अगस्त के मौके पर सीमा पार पाकिस्तान से चल रहे आतंकी संगठन ने जम्मू कश्मीर में एक बड़े हमले को अंजाम देने के फिराक में है। जम्मू के सांबा में सीआरपीएफ कैंप के पास बीती रात को इस्माइलापुर इलाके में 3 संदिग्ध भी देखे गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के आधार पर माना यह भी जा रहा है कि आतंकी ड्रोन अटैक को अंजाम दे सकते हैं। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है और इनपुट है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतंकी जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हमला कर सकते हैं। यह हमला मौलाना आजाद स्टेडियम पर हो सकता है, जहां 15 अगस्त का कार्यक्रम होना है। सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट मिला है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि आतंकी ड्रोन के जरिए हमला कर सकते हैं। अब तक यही माना जा रहा है कि जिस तरह से 27 जून को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए आईईडी से गिराकर हमला किया गया था, वैसा ही हमला 15 अगस्त को भी हो सकता है, जिसके बाद से पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 27 जून को जो जम्मू एयरबेस पर हमला हुआ था उसमें ड्रोन के जरिए आईईडी गिराए गए थे। हालांकि वो कोई ज्यादा बड़ा हमला नहीं था, लेकिन सुरक्षा के एहतियातन उसको काफी बड़ा हमला करार दिया गया था। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें, 15 अगस्त और उसके साथ साथ अभी 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के लिए अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों को रखा गया है और हाई अलर्ट जो है वो दिल्ली समेत जम्मू कश्मीर में कर दिया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है और इसी के मद्देनजर दिल्ली में कई जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर डबल लेयर फ्रिस्किंग कर दी गई है। तो बात एक बार फिर से जश्न आजादी में खतरे की कर लेते हैं, क्योंकि ये खतरा इस बार बड़ा है। खतरा जम्मू कश्मीर में है और खतरा दिल्ली में भी है। इसी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मद्देनजर दिल्ली के कई चुनिंदा मेट्रो स्टेशन जो है वहां पर डबल लेयर फ्रिस्किंग भी कर दी गई है, यानी कि डबल लेयर जांच शुरू कर दी गई है और अलर्ट पर भी एजेंसियों को रखा गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी खतरा बढ़ता जा रहा है। 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक का ये हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि 5 अगस्त वो तारीख है जब इसी समय में जो 370 धारा थी उसको हटाया गया था। वो ये समय है 370 आर्टिकल को जो हटाया गया था, वो ये समय है इसका निर्णय लिया गया था और ये जो कानून था वो पास हुआ था, जिसके बाद से ही लगातार आतंकी संगठनों में बौखलाहट जारी है, पाकिस्तान में बौखलाहट जारी है और इसी के मद्देनजर 15 अगस्त को अटैक के फिराक में आतंकी है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं, आपका तारुफ उनसे करवा देते हैं सीधे। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है बख्शी साहब आपका। इसी के साथ बिपिन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है बिपिन शर्मा जी आपका भी एनबी न्यूज पर। अब प्रफुल्ल बख्शी साहब सीधे सीधे आप ही का रुख करेंगे, क्योंकि देखिए जश्न आजादी में खलल डालने की कोशिश की जा रही है। 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के लिए अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों को रखा गया है और देर रात संदिग्धों को भी देखा गया है इस्लामाबाद में। आप ठीक कह रही हैं। ये मेरी थोड़ी एको आ रही है, इसको देखना जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 15 अगस्त के आते आते वो खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्होंने खलल डालने की कोशिश कब नहीं करी, वो तो करते रहेंगे और उनके लिए बड़ा आसान है। तो ये जो खलल डालने का मामला है उनकी पॉलिसी है, जो नेशनल पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं अपनी। तो हमारी जो नेशनल पॉलिसी है उसको भी हम लोग स्पेल आउट कर दें कि हम क्या करने चाहते हैं। बिल्कुल। क्या उनको रोकेंगे कि यार हर बार आपके साथ में यही वार्तालाप करते रहेंगे कि वो हमारे पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और हम देख रहे हैं। अब तक तो उनको बंद कर देना चाहिए था हमने। अगर आपने पीओके के ऊपर एक्शन लिया होता, उनकी जगहों को घेरा होता और उसको ऑक्यूपाई किया होता, उनको कैंपों को डिस्ट्रॉय किया होता, तो आपकी वैली के अंदर ये वायलेंस नहीं देखने को मिलती। हम तो ये कह रहे हैं कि 370 के रिमूव करने के बावजूद वायलेंस हो रही है, वो और भी आसान हो गई है वायलेंस, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांड एंड कंट्रोल में नहीं होंगी, ये होता रहेगा। आप 370 हटाइए या ना हटाइए तो उसको कोई नहीं फर्क पड़ता। आपको 370 हटाने का पूरा फायदा उठाना चाहिए, वो नहीं कर रहे हम लोग। तो इसलिए ये आप कह रही हैं
आप 15 अगस्त के तक ठीक है, हमारी डिफेंसिव पॉलिसी बड़ी अच्छी है कि हम उनको मार गिराएंगे और वो कुछ हमारे भी लोगों घायल होंगे, मैं मानता हूं, पर अगर यही करते रहे तो अगले 25-30 साल तक हम ये करते रहेंगे। पर हमको इसको रोकना है, बिल्कुल, और इसके लिए रोकने की पॉलिसी कोशिश तभी तभी हम इसको टोटल रोक चेंज सकते हैं करना। जब हम समय कोशिश पर नहीं होती, निर्णय इसके लिए लें, बख्शी साहब। कोशिश नहीं होती, करना है। हम्म। क्या कोशिश का मतलब क्या है? हम्म। अब किसी से परमिशन लेनी है? कोई अमेरिका, चाइना, रशिया से पूछना है? कम्युनिस्ट पार्टी से पूछना है? हम्म। किसी से नहीं पूछना, हमें करना है। विल करनी चाहिए और इलेक्शन री इलेक्शन में समय कम बर्बाद करें और नेशनल सिक्योरिटी को ज्यादा देखें तो काम बनेगा। बिल्कुल, निर्णय समय पर लेने होंगे, तभी हम तमाम चीजों को सुधार सकते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, विपिन शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ये जो तमाम स्थितियां अभी बनी हैं, इसको लेकर अभी गुपकार संगठन की भी बैठक लगातार वो बैठक कर रहे हैं, और 370 जो आर्टिकल हमने हटाया, उसको लेकर तमाम जो सियासी बवाल है वो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकता है। जो आशंकाएं जताई जा रही हैं वो बिल्कुल जायज है कि यहाँ पर आपको जितने भी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनको मुस्तैद रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे जो दोनों दुश्मन हैं, आप इसमें साथ में मैं इसमें चीन का भी नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि चीन दुश्मन नंबर 1 है और यहाँ पर ये लोग कोई भी मौका नहीं छोड़ते और इससे कभी भरोसा नहीं जता सकते। तो यहाँ पर जिस तरह से टेरर फंडिंग हो और एलओसी पे इंकर्शन हुए हैं, सीज फायर वायलेशन हुए हैं, उधर से आप ये देखें कि एक बात समझ लेनी चाहिए कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का एक अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। तो यहाँ पर इसमें किसी को भी किसी बात का शक शुबा नहीं होना चाहिए यहाँ पर। और ये बार बार कहना कि आप बहाल करिए 370 को और जो आपने एक निर्णय लिया, तो वो नामुमकिन है। और यहाँ पर कई चीजें मुमकिन होती है, लेकिन ये चीज नामुमकिन है और ये बोलना बिल्कुल नाजायज होगा यहाँ पर कि आप 370 को आप बहाल करिए उसको। तो यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी। और देखिए, आईना दिखाने का काम पाकिस्तान को उन्हीं के जो बेनजीर भुट्टो है उनके सपूत ने करा। बिलावल भुट्टो ने उन्होंने इमरान खान को बोला कि आप कश्मीर को भूल जाइए, अब आप मुजफ्फराबाद की चिंता करिए, ये नया हिंदुस्तान है। और हम लोगों ने जो बात करी, हमारे वजीर आजम ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया, हम नया कश्मीर चाहते हैं। वहां के इमरान खान जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो तो सिर्फ बैठ बोलते हैं नया पाकिस्तान बनाएंगे, वो कब बनेगा और कैसे बनेगा कटोरा लेके पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जाते रहते हैं। यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ के जो कुछ जैसद है उनको निश्चित बात है कार्रवाई करनी चाहिए कि यहाँ पर आप लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपको हक है कि अगर सरकार की कुछ खामी है, लेकिन जहां पर नेशनल सिक्योरिटी का मामला बात होता है, मुद्दा होता है, वहां पर एक स्वर में स्वर मिलाना चाहिए और यही सबका दायित्व जो बनता है। ये किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर कि आपने पहले भी देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक के जब हमने करी, हमारे बहादुर सैनिकों ने जान की बाजी लगाते हुए और वहां पर भी उसके सबूत मांगे गए। आप अपने ही देश के सेना पे मुखिया को सड़क पर गुंडा कहते हैं, ये देखिए आप कहाँ की समझ है। मैं खुद एक फौजी का बेटा हूँ, फौजी का पोता हूँ, फौजी खानदान से हूँ और ये मुझे इतना दुख होता है बोलते हुए कि आप अपनी फौज, यहाँ पर हमारा दायित्व बनता है हर एक नागरिक का कि हम अपने फौज का मनोबल सातवें आसमान पर रखें। और यहाँ पर हम लोग वहां पर अपनी राजनीति शुरू कर देते हैं, सियासी रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं। और प्रधानमंत्री ने तो देखिए अच्छी पहल करी यहाँ पर कि जो गुपकार के नेताओं के साथ बैठक करी कि वो एक तरफ आप जब बोलते हैं इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, आज तक अब इतने वर्षों से किसका उद्धार हुआ कश्मीर में? वहां का तो युवा गुमराह हो चुका था, पत्थरबाज बन गया था, अपनी ही फौज को दुश्मन समझ बैठा था। यहाँ पर अगर नई सुबह का आगाज हुआ है, आपने 370 हटाया, 35 से हटाया, तो उससे अब यह अपेक्षा करनी चाहिए कि नए विकास की गति और तेज हो, वहां के लोगों का विकास हो, लोग कुछ तरक्की करें। और इतने सालों से धरती का स्वर कहलाने वाला कश्मीर, तो क्या हाल हो रखा था वहां पर। और अब कम से कम जो अब ये 2 साल पूरे होने को आए हैं, तो यहाँ पर देखिए जितने भी सुरक्षा एजेंसियां हैं इनको मुस्तैद रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी तरह की यहाँ पर लेकिन विपिन साहब देखिए, जिस तरीके से आपने बात की है राजनीतिक मसले की, अगर हम बात करें तो विपक्ष भी इस समय, आपने खुद कहा कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा उसको होना चाहिए। लेकिन अभी कल ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले भारत चीन से अपनी कब्जाई हुई जमीन तो वापस ले ले, इस तरह के ट्वीट वो कर रहे हैं। देखिए, ये मुद्दा यह है कि ये समझना पड़ेगा कि चीन भी अगर एलएसी पे एक चुनौती बना के बैठा हुआ है, वहां पर वो किसी सरकार की देन तो है नहीं कि सरकार की नीतियों में कुछ कमी रही या हमारी फौज, यहाँ पर तो फौज के साथ आपको बिल्कुल डट के खड़ा होना चाहिए कि यहाँ पर फौज को अपना एक स्वतंत्र तरीके से वो निर्णय लेते हैं, वहां पर एलएसी पे हो या एलओसी पे हो,
यहाँ पर ये कहना कि यहाँ पर ये उन्होंने आके कब्जा कर लिया, तो यहाँ पर ये देखिए उससे दुश्मन का मनोबल और मजबूत होता है, उनके मंसूबे जो नापाक मंसूबे हैं उनको और शय मिलती है। यहाँ पर समझना पड़ेगा कि आप सरकार को घेरे, सरकार की जो कमियां हैं सत्ता पक्ष को उनको आप सवाल जवाब पूछें, तीखे सवाल पूछें, लेकिन यहाँ पर जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आता है, मुद्दा उठता है, तो वहां पर कम से कम ये अपेक्षा करी जाती है कि आप एक स्वर में स्वर मिलाएं, सरकार के साथ खड़े दिखाई दें। लेकिन विपिन शर्मा जी, यही चीजें हमारे देश में, जी मैं लूटूंगी, यही चीजें हमारे देश में अभी नहीं हो पा रही है। आपने खुद ने कहा, और ये जाहिर सी बात है कि विपक्ष को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए, क्योंकि अगर हम आंतरिक मसलों को ही सुलझाते रह जाएंगे तो नेशनल जो सिक्योरिटी है हमारी, उसको हम किस तरह से सुलझाएंगे, ये काफी अहम बात हो जाती है। बख्शी साहब आपके पास आऊंगी। देखिए, आप विपिन शर्मा जी ने बहुत बातें भी बताई है, पॉलिटिकल भी यहाँ पर कुछ बातें उन्होंने बताई, क्योंकि विपक्ष जो है वो अब सरकार पे नेशनल सिक्योरिटी की बात तो करता है, लेकिन इस पर भी वो आपस में वाद विवाद करते रह जाते हैं। लेकिन जो बॉर्डर पार का मसला है उसको सुलझाना अभी तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई है। देखिए विपिन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उसको और ये जो आपने जो उसकी राहुल गांधी की बात करी उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। राहुल गांधी ने कहा था पहले आप चीन से अपनी जमीन तो वापस लीजिए, जो उन्हें कहना चाहिए था, ऐड करना चाहिए था, जो हमारी सरकार के दौरान उन भारत ने चीन को दी थी, ये क्यों नहीं साथ में कहते। वो 50,000 स्क्वायर किलोमीटर उस समय दी गई थी तश्तरी पे। तो अब आप ये कहिए ना, तब हम मानेंगे कि ओपोजिशन ठीक कह रही है। और इस समय मैं भी ये कह चुका हूं कि प्रेजेंट मिलिट्री जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें हमारे कोर कमांडर को पहला पॉइंट ये कहना चाहिए था, आप अक्साई चीन कब खाली कर रहे हैं, पहले मीटिंग वहां से स्टार्ट होनी चाहिए। और अभी तक आपने ये गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा और दौलत ओल्डी के आसपास हाइट्स क्यों नहीं खाली करी, ये सारा हमें पूछना चाहिए। एक बात मैं मानता हूं और मैं कहना चाहता हूं, हमारी नीतियां अभी भी दबी जबान में कमजोरी दिखा रही हैं। हमको पूरी कहना चाहिए आप अक्साई चीन कब खाली करेंगे, ये बात होनी चाहिए। और 29-30 की अगस्त की रात की जो हाइट्स हमने ली थी उसको वापस देना हमारी कमजोरी है, उसको दोबारा ना दोहराएं, ये मैं बोलता हूं। और इसके मैं क्योंकि कोई सरकारी प्रवक्ता नहीं हूं, मेरे को सच बोलना पड़ेगा, और ये बात बिल्कुल सच्ची है। पूरी फौज इससे जो चिंतित है और दुखी है। तो इसीलिए हमारे फौजी कमांडर जब मीटिंग में जाता है तो कृपया उसको उसके मुंह में जबान मत, वर्ड्स मत डालिए, उसको सीधी बात करने दीजिए। आप उनको अलग ले जाके बात करेंगे, फौज का चाहे कोई भी फौज हो, इसलिए मैं बात कर रहा हूं जी। मेरी बात सुन लीजिए। इसलिए क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में फौज और सिविल ब्यूरोक्रेसी में तालमेल नहीं है। क्यों नहीं है तालमेल? अभी तक मैं कितने सालों से बोल रहा हूं, मैं मानता हूं मैं बड़ा साधारण आदमी हूं, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, पर कान में तो पड़ रही है। वो उसके बाद अमल करना चाहिए। मेरे पास प्रधानमंत्री का जाने के सहूलियत होती तो मैं जाके उनको खुद बोल देता। क्वेश्चन ये है कि हमारे को अब अपनी नीतियों में मैं ये भी मानता हूं कि हमारी गवर्नमेंट उचित कदम उठा रही है, पर ये उठा रही है एक बहुत लंबी दौरान में निकल जाती है। ये 1-2 हफ्ते में नहीं होती, ये सालों लग जाते हैं। इसको जरा हमको शॉर्ट टाइम करना पड़ेगा और क्विकली रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे। जितना जल्दी अगर हम डिसीजन लेंगे उतना ही जल्दी तमाम चीजें होंगी। जी मैं लौटूंगी आप दोनों के पास, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, बातचीत भी करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जश्न आज़ादी में खतरा यहां पर दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। बख्शी साहब, आप नीतियों की बात कर रहे थे, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से हम सरकार की नीतियों की बात हम कर रहे हैं,
सबसे ज्यादा जो अभी फौज है हमारी, उनके मन में दर्द यही है कि उनको अगर कोई कदम उठाना भी है उसके लिए भी उनको पहले एसओपी जारी की जाती है कि आप ये काम कर सकते हैं। उनको अधिकार अभी तक भी खुले तौर पर नहीं है कि आप ये कर सकते हैं अपने मन से। उनको देखिए, जैसे ड्रोन के अटैक हुए हैं, ड्रोन को मार गिराने के लिए भी एक एसओपी जारी की गई है। एसओपी जारी की गई है, पर बहुत पहले से ही ये डिमांड गई थी कि एंटी ड्रोन डिवाइसेस होनी चाहिए। और एंटी ड्रोन डिवाइसेस का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप पे हमला होता है तो हमें ये नहीं कहना चाहिए अब उन्होंने हमला किया तो हम हमला करेंगे। ये मतलब क्या है? अरे उन्होंने ड्रोन लगाया आपके ऊपर, आप पीओके को ऑक्यूपाई करिए, आप आर्टिलरी खोलिए, अटैक हेलीकॉप्टर लगाइए। ये आपको किसने कहा है कि वो अब इतना धक्का दिया तो हम इतना ही धक्का देंगे? ये क्या, ये लड़का लड़की का खेल हो रहा है क्या? ये मेरे को समझ नहीं अभी तक आ रही। जनरल सगत सिंह राठौर ने पिछली गवर्नमेंट को सिखा दिया था नाथुला में कि ये जो इन्होंने नीतियां बनाई थी, आप अस्त्र शस्त्र नहीं ले जाएंगे, धक्का मुक्की में काम चला लेंगे, ये बिल्कुल गलत बात थी जी। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। इसको हमको अब अपनी नीतियों को बदलाव लाना चाहिए, और आपकी नीतियों में बदलाव नहीं आ रहा है। इसलिए आ रहा है कि आप क्लियरली बात नहीं कर रहे। फौजियों को अगर आपने फ्रीडम दी है तो ठीक से फ्रीडम दीजिए। ये क्या मतलब है? आप हम ये 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं मीटिंग चल रही है, और मीटिंग चल रही है, और मीटिंग कोई भी मीडिया ठीक से नहीं बताते कि इस मीटिंग में एजेंडा क्या होगा। वे इधर उधर की बात, हाँ खाली कर देंगे, अच्छी तरह करेंगे, वो करेंगे। आप सब ग्रामर बड़ी है, अंग्रेजी बड़ी है, हिंदी बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, आप जो मर्जी कहानियां डाल दीजिए। ये ठीक नहीं है जी। अब आपकी जनता पूछना चाहती है कि अब हमारी मीटिंग का एजेंडा क्या था, और उसकी मीटिंग में हमने क्या तय किया? क्या हमने एक्साइटिंग की बात करी, और हमने क्यों नहीं करी? और फिर आप खुद पूछिए एज अ मीडिया कि फौज की क्या कहते हैं ड्रोन डिमांड पूरी क्यों नहीं हुई थी? और आप ये मैम्बी पैम्बी ये कमजोर नीति क्या लगा रखी है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, वो ड्रोन का जवाब ड्रोन से देंगे। अरे अब तक तो आपका आधा पीओके ले लेना चाहिए था, 1/10वां हिस्सा ले लेना चाहिए था। अगर आप पीओके में घुस जाते तो वो पाकिस्तानी अफगानिस्तान में नहीं घुसते। ये प्रॉब्लम अब हमको अब समझ नहीं आ रही। बिल्कुल। और इन्हीं पर जवाब जानने के लिए जी मैं लौटूंगी बख्शी साहब आपके पास। इन्हीं पर जवाब जानने के लिए विपिन शर्मा जी का रुख करेंगे। विपिन शर्मा जी, देखिए जिस तरीके से बख्शी साहब ने भी तमाम बातें कही है, कई बड़े सवाल सरकार पर उठे हैं। इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम निर्णय लेने में हमेशा देरी करते हैं। हमें जब पता है कि हमें एंटी ड्रोन सिस्टम जो हमें चाहिए, जो लंबे समय से तमाम चीजें हो रही है उसको लेकर एंटी ड्रोन सिस्टम चाहिए था, तो इतने लंबे समय बाद इजराइल से जो पैक्ट साइन किया गया है वो पहले ही क्यों नहीं कर लिया गया? नीतियां जो हैं या फिर हमारे निर्णय हैं उसको लेने में हम देरी क्यों करते हैं? जिस तरीके से बख्शी साहब कह रहे हैं कि जब वो हम पे अटैक करते हैं हम बाद में कहते हैं कि हम भी अटैक करेंगे, ऐसा क्यों नहीं हम सोचते हैं कि वो हम पे अटैक ही कैसे कर सकते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ पर कि हिंदुस्तान को अपनी कूटनीति में भारी बदलाव लाना पड़ेगा। अब वो समय आ गया है जब हम लोगों को खुलकर, मैं 4 मुल्कों की बात करूंगा, जिनजियांग, तिब्बत, ताइवान और हांगकांग, उनको समर्थन देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अभी तक हम लोग एक डिप्लोमेटिक स्टैंड के तहत, अपनी कूटनीति के तहत हम लोग उनको खुल के समर्थन नहीं देते थे। और यहाँ पर अब वो समय आ गया है जब राजधानी में, दिल्ली में, इन चारों मुल्कों का दूतावास खुलना चाहिए ताकि चीन को उन्हीं की भाषा में समझ आ जाए, पाकिस्तान को समझ आ जाए। देखिए क्योंकि दोहरी चुनौती है, ये बात समझनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान के पास इस समय दोहरी चुनौती है। चीन अपनी चुनौती बना के बैठा है, पाकिस्तान बाहर आने का नाम नहीं लेता। यहाँ पर अभी जो आपने बात करी बख्शी साहब, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा उनकी बात से कि यहाँ पर निर्णय लेने में भी देरी हुई है, और साथ में जो हमारे पुख्ता जो इंतजाम होने चाहिए सुरक्षा के संदर्भ में, तो वो अभी उतने नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब कम से कम कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि जब आपको दिख रहा है सामने कि इस समय देश को भी उभारना है अपने कोरोना काल से, और टाइमिंग देखिए आप कि हमारा दुश्मन कितना खतरनाक है कि एक लेकिन विपिन शर्मा जी, जब सरकारी प्रवक्ताओं से ये बातें पूछी जाती है, जी मैं आप ही के पास आ रही हूँ, सरकारी प्रवक्ताओं से ये बातें पूछी जाती है कि चाहे कोरोना है तो आप जो नेशनल सिक्योरिटी है हमारी उसको कैसे भूल जाते हैं, तब उनके जवाब ये होते हैं कि हम तो कोरोना के मैनेजमेंट में बिजी थे। क्या सरकार हमारी इतनी छोटी हो गई है कि एक ही मसले पर एक समय काम करेगी? जब ये सवाल कई बार ऐसे होते हैं।
मुस्कान जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहना कि यहाँ पर हमारी फौज या जो आप राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मामला है उसको नजरअंदाज कर दिया गया है कोरोना करके, तो ये कहना मुझे लगता है सरासर गलत होगा यहाँ पर। क्योंकि फौज और जितने हमारी सुरक्षा एजेंसी है वो 24 घंटे 365 दिन मुस्तैद रहती है यहाँ पर। तो वो किसी भी तरह की वहां पर ये उम्मीद करना या ये अटकलें लगाना, अनुमान लगाना कि कहीं उनकी तरफ से ढील कुछ हुई, तो ऐसा नहीं होता यहाँ पर। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये वो अलग है कि यहाँ पर चुनौती जो कोरोना ने दी है कि पहले, और टाइमिंग देखिए, मैं जरूरी बात बोलना चाहूंगा चर्चा में कि टाइमिंग की बहुत अहमियत है यहाँ पर। कि पहले LAC पे जो संयुक्त गश्त होती है कि यहाँ पर ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जितने सुरक्षा कर्मी हैं और साथ में हिंदुस्तानी सेना, तो थोड़े समय कोरोना करके उसको थोड़े समय के लिए फौज हमेशा मुस्तैद थी, लेकिन उसको थोड़ा स्थगित करा गया। लेकिन वहां पर भी देखिए टाइमिंग में कोरोना करके पहले भी सारी दुनिया को संक्रमित कर दिया अपने जो उनके वुहान शहर से कोरोना वायरस निकला चीन ने, वहां पर LAC पे उन्होंने अतिक्रमण शुरू कर दिया। और वो अलग बात है कि ये 2020-21 की हिंदुस्तानी सेना मुंह तोड़ जवाब दे दिया इन चीनियों को, पीछे खदेड़ दी दिया। और सबसे बड़ी बात, आपने नीतियों की बात करी, निर्णय लेने की बात करी, तो हमने तो देखिए एक अच्छी मार इनको मारी चीनियों को, जब इनके एक्ट पे प्रतिबंध लगाए, उनको उन्हीं की भाषा में समझ आ गया। क्योंकि अभी हम पहले लेकिन विपिन साहब जी हम लोगों ने अपने आक्रामक रुख दिखा दिया है चीन को, और ये चीन को भली भांति समझ आ रहा है। आप क्वाड एक्सरसाइज लीजिए कि जिस तरीके से, और इस समय अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी सबको समझ आता है कि चीन का क्या, और कोरोना करके देखिए अब तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आवाज उठनी चाहिए, कुछ प्रतिबंध लगने चाहिए चीन के खिलाफ। WHO को लेने चाहिए कुछ कदम, कि ताकि एक संदेश जाए कि जो भी इस तरह का काम करेगा, अगर ये गैर रासायनिक युद्ध था चीन का साजिश के तहत, या उनके वुहान शहर से ये वायरस लीक हुआ, दोनों परिस्थितियों में चीन दोषी है। तो यहाँ पर उनके खिलाफ क्या विपिन कार्रवाई साहब, हुई? आपकी तमाम बातों पर सहमति जरूर जताएंगे, लेकिन बख्शी साहब का भी यही सवाल है और मेरा भी यही सवाल है। जिस तरीके से आपने कहा कि चीन को हमने मात दी है उनके जो तमाम ऐप्स थी उस पर प्रतिबंध लगाकर, लेकिन देखिए बात तो, सवाल तो यही है ना कि हम जब वो तमाम चीजें करते हैं, वो अटैक करते हैं, उसके बाद ही हम क्यों उन पर एक्शन लेते हैं? हम पहले ही एक्शन क्यों ले लेते हैं ऐसी चीजों पर? सवाल ये है। बख्शी साहब, इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगी। और देखिए, एक कल ही अमेरिकी जो रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट है वहां से भी ये बात निकलकर सामने आई है कि जो कोरोना है वो चीन की वुहान लैब से ही फैला था। उन्होंने खुद ये जानकारी दी है, हालांकि वो इस पर अब रिसर्च आगे कर रही हैं, लेकिन उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि जो कोरोना है वो वहीं से फैला था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जो अप्रत्यक्ष युद्ध कह सकते हैं उसकी तैयारी हो सकती है, जो 2 साल से हम कोरोना से ही निपट नहीं पा रहे हैं। देखिए ऐसा है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर बड़ी पुरानी चीज है, रामायण के समय से चली आ रही है। जो नाग विष जो था जिसने लक्ष्मण को मूर्छित किया था, बायोलॉजिकल था। जो स्काइचेन ने 6 सदी ईस्वी पूर्व, वो उसका अलेक्जेंडर द ग्रेट, हैनिबाल ने, सबने किया था। प्लेग की बॉडीज नदी में बहाना, एक दूसरे के ऊपर सांप का विष फेंकना, यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक चला, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, वियतनाम वॉर में एजेंट ऑरेंज जो किया अमेरिका ने, वो सब बायोलॉजिकल वेपन्स थे। बायोलॉजिकल वेपन से हम इतने चौंधिया किए गए हैं क्योंकि हमने अपनी नीतियों में कभी डाला नहीं, कभी चिंतन नहीं किया। बायोलॉजिकल वॉरफेयर अगर बैंड है जिनीवा कन्वेंशन में, इसका मतलब है ये थोड़ी हम तैयारी नहीं करेंगे। हमने तैयारी नहीं करी, हमारी कमजोरी है। जिसने डिफेंस की नीति बनाई है उससे पूछिए कि तुम्हारा दिमाग किधर गया था, क्यों नहीं तुमने इसका किया? बाकी कंट्रीज ने कर लिया है। साइबर वॉरफेयर, अब हम साइबर को रोएंगे, वो भी कर रहे हैं, साइबर भी करेगा, बायोलॉजिकल भी करेगा, वो सब कुछ करेगा। हमारी गलती है अगर हम उसके लिए तैयार नहीं थे। इसको हमको जवाब देना पड़ेगा। जनता को क्या कहेंगे कि कोरोना हो गया था तो हमारी फौजें आराम कर रही थी? चीन की फौज तो नहीं आराम कर रही थी, बाकी तो नहीं कर रही थी। दोबारा कोई अटैक होता है फिर कोरोना की बात आ जाती है। कोरोना को भूल जाइए, फौज ने कभी नहीं कहा कि हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि कोरोना हो रही है। ये सोचने वाले जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है उनको पूछना चाहिए, ये क्या कोरोना लगा रखी है तुमने? कोरोना फौज ने कभी कहा है कि हम लड़ेंगे नहीं, कि कोरोना हो गई है? ये सारी की सारी बातें इसलिए हैं कि हमारे को देखिए, जब चाइना अटैक कर गया था तब आपके डिफेंस मिनिस्टर MiG-29 और सुखोई 27 लेने जा रहे थे। तो वहां पे खरीदारी हो रही है, शादी हो रही है घर में, और आप जा रहे हो बाजार में किचन बनाने। तो ये जो है सारी की सारी चीज हमारी जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, दूसरा डॉक्ट्रिन, हमने ये डॉक्ट्रिन लिखी नहीं है
कि लव डॉक्ट्रिन होगी तो क्या बात होगी। अभी जब विपिन साहब ने बात की थी आईटीबीपी की, आईटीबीपी को आपने लड़ाई के दौरान लगाया हुआ है, क्यों? सामने आईटीबीपी है होम मिनिस्ट्री के अंडर, पीछे फौज है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर, कमांडर बोलता है आईटीबीपी को ये तुम इधर मूव करिए, कहता है मैं तो होम मिनिस्ट्री से बात करूंगा, होम मिनिस्ट्री से बात जाती है फिर डिफेंस मिनिस्ट्री में आती है। दुनिया हंस रही है कि यही एक कंट्री है जो एक बॉर्डर पे दो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। किसने कहा है? सबसे पहली बात है आपने इतनी पैरामिलिट्री बनाई हुई है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में क्यों है? ये इसका जवाब खुले दीजिए, या तो कहिए कि हमें फौज से डर लगता है तो इसलिए हमने होम मिनिस्ट्री में रखा है, सीधी बात करिए। ये बातें गलत है, ये नेहरू जी के टाइम पे ये बातें दिमाग में डाली गई थी, इस पॉलिसी को इरेज करना पड़ेगा। फौज, आईटीबीपी, बीएसएफ ये सबसे बढ़िया फोर्सेज हैं। आईटीबीपी जैसा बहादुर सिपाही बीएसएफ जैसा वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। आपने अपनी फौज का वितरण किया हुआ है और फिर जो इधर उधर देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम यह हमारी गलत नीतियों का कारण है और इनको जब तक हम सुधारेंगे नहीं प्रॉब्लम हमारे को लगी रहेगी। आपको अब ये क्वेश्चन पूछिए, ये नीति हमने क्यों बनाई? क्योंकि लोगों को नौकरियां देनी है, लोगों को डायरेक्टर जनरल बनाना है। तो इतने सारे 16 डायरेक्टर जनरल बन जाएंगे आईटीबीपी और बीएसएफ के और सबके मिला के, लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक को औहदा बना के उन्होंने और सब स्टार प्लेट लगाना चाहते हैं, सब झंडे लगाना चाहते हैं। बहुत सही बातें आप बख्शी साहब कह रहे हैं और इन बातों पर विचार सरकार को जरूर करना चाहिए। जी मैं माफी चाहूंगी बख्शी साहब, समय की कमी है। विपिन जी मात्र 30 सेकंड में प्लीज अपना कमेंट रखिएगा, समय की थोड़ी कमी है सर। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो इस समय दायित्व है, सरकार के पास भी चुनौती है और जितने हमारे सुरक्षा एजेंसियां हैं, फौज खासतौर पे, तो ये कि ये जो जश्न आजादी है ये समय अच्छे से निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पर कि आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये समय नजदीक आ रहा है 5 अगस्त, और यहाँ पर क्योंकि आप दुश्मन को कभी हल्के में नहीं ले सकते, और यहाँ पर पीछे इनके पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है। चीन क्योंकि जाना जाता है प्रॉक्सी युद्ध के लिए और प्रॉक्सी नीतियों के लिए, तो यहाँ पर अब समय आ गया है कि ऐसा जैसे हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में बालाकोट का हवाई हमला करके एक संदेश दिया अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, उससे सब लोगों को समझ आ गया कि ये नया हिंदुस्तान है और यहाँ की फौज का मनोबल 7वें आसमान पर है। और यही अब दिखाना है कि यहाँ पर करने का एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल विपिन जी, ये बातें आपकी सही है, लेकिन देखिए जिस तरीके से अभी सरकार जब उनकी आलोचना होती है उसको तो सरकार कह देती है कि हमारे आंतरिक मसलों पर आप ना आइए, लेकिन जब उनकी वहां पर प्रसिद्धि होती है, उनकी जब लोग सराहना करते हैं तब वो मान लेते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आपकी आलोचना भी हो रही है तो आप भी उसको समझिए और उन चीज़ों को हमें खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। जी विपिन, मैं माफ़ी चाहूँगी प्रफुल्ल बख्शी साहब, समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम बातें हमारे साथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अलर्ट पर है, आप देखना होगा कि सुरक्षा एजेंसियां तो हमारी पूरे तरीके से अलर्ट पर हैं, जश्न आज़ादी में कितना खतरा फिलहाल देखने को मिलता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया, फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। नमस्कार, एनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो तीसरी लहर और कितना कहर, क्योंकि अब तीसरी लहर जो है उसने हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दी है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम एक्सपर्ट्स कह चुके हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई के प्रोफेसर सिताब्र सिन्हा ने दावा किया है कि देश में कोरोना की रिप्रोडक्शन वैल्यू, जो आर वैल्यू जिसे कहा जाता है, वो अब 1 पर पहुंच गई है। बता दें कि रिप्रोडक्शन वैल्यू से वायरस के प्रजनन दर को कैलकुलेट किया जाता है। सिन्हा के मुताबिक देश में दूसरी लहर के दौरान 7 मई को 4 लाख से ज्यादा केस सामने आए थे। तब देश में कोरोना की रिप्रोडक्शन वैल्यू 1 थी और आज एक बार फिर से हम उसी डराने वाले आंकड़ों पर आकर खड़े हो गए हैं। यानी अब संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और तीसरी लहर की चपेट में देश आने वाला है। अगर जो आर वैल्यू है वो 1 से नीचे आ जाती है तो हम बहुत भाग्यशाली माने जा सकते हैं, यानी तब देश में कैसे ये जो केस है वो घटने लगेंगे। सिन्हा ने आगे बताया कि पूर्वोत्तर में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा को छोड़कर अन्य राज्यों में आर वैल्यू 1 से ज्यादा है, यानी असम, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में ये सबसे ज्यादा है। वहीं केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड और
हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और उनका ये बढ़ता ट्रेंड चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी आर वैल्यू 1 के बहुत करीब पहुंची है, यानी कि यहाँ भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि ज्यादा चिंता की बात यह है कि मुंबई और पुणे को छोड़कर सभी प्रमुख महानगरों में आर वैल्यू 1 से अधिक है, यानी अब आधे से ज्यादा देश में जो आर वैल्यू है वो 1 से अधिक हो गई है। आपको बता दें कि दूसरी लहर में इन्हीं दोनों शहरों में मिलने वाले रोजाना कोरोना के मरीज पूरे देश को डरा रहे थे। देश में लगातार 5वें दिन कोरोना के 40,000 से अधिक मामले भी सामने आए हैं। एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा है कि देश में वायरस की प्रजनन दर यानी आर वैल्यू बढ़ रही है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। डॉक्टर गुलेरिया ने भी बताया कि पहले वायरस की आर वैल्यू 0.99 थी, जो अब बढ़कर 1 हो गई है। वायरस के प्रजनन दर में बढ़ोतरी को लेकर सतर्कता भी अभी जरूरी है, सतर्क होने की जरूरत है, ये भी डॉक्टरों ने तमाम चीजें बताई है। आपको बता दें कि डॉक्टर गुलेरिया ने ही बताया है कि खसरा और चिकन पॉक्स की आर वैल्यू 8 या इससे अधिक थी, और इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति 8 से अधिक लोगों को संक्रमित कर रहा है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, तीसरी लहर में कितना कहर देखने को मिल सकता है और क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। हमारे साथ चर्चा के लिए दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर अंकुश सरवाल हमारे साथ कैंसर विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। विपिन शर्मा जी हमारे साथ बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। विपिन शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है एनपी न्यूज में। डॉक्टर सरवाल, सीधे सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। आर वैल्यू अब एक बार फिर से 1 पर पहुंच गई है और ये सबसे ज्यादा डराने वाली बात है, क्योंकि जब हमने दूसरी लहर में देखा आर वैल्यू जब 1 पर थी उस समय में 4 लाख के करीब केस सामने आ रहे थे, और अब एक बार फिर से हम उन्हीं आंकड़ों पर आकर खड़े हो गए हैं। देखिए, जो बेसिकली जो डॉक्टर सिन्हा ने जो बताया है, ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स से उन्होंने निकाला कि आर वैल्यू 1 से ऊपर है। और ये पहले भी जब लास्ट कोविड की जो वेव आई थी, जब मई के एंड में ये 1.03 तक पहुंच गया था। तो अगर स्टैट्स के तौर पे हम देखें तो ये शो कर रहा है कि जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो काफी ज्यादा हो रहा है। बट हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर हमें इसको कम करना है, यानी कि हमें इन्फेक्शन रेट कम करना है, तो जो पहले जो गाइडलाइंस थी जो कोविड लॉकडाउन में चल रही थी वही हमें फॉलो करनी चाहिए। पब्लिक को ध्यान रखना चाहिए कि हालांकि वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा हो गई है, डोज काफी लोगों को सेकंड डोज भी लग चुकी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। आपको हो ही नहीं सकता ये ट्रीटमेंट, क्योंकि नेक्स्ट स्ट्रेन आता है। जो वैक्सीन की भी जो आपकी प्रोटेक्शन रेट है वो भी 70 to 80% है। तो अगर हम अपना प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो करेंगे, प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, तो ये तो चांस है ये सरासर सिर्फ हमारी ही गलती है अगर ये आर रेट बढ़ रहा है तो। बिल्कुल। विपिन जी आपके पास आना चाहूंगी। आर वैल्यू एक बार फिर से बढ़ने लगी है और डॉक्टर्स भी चेता रहे हैं, और इसी के साथ जो अब दर है कोरोना के केसेस है वो भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। सरकार पर अब इस पर जो फिलहाल की स्थितियां हम देख रहे हैं, सरकार फिलहाल आगामी विधानसभा चुनावों में और सदन में व्यस्त है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के केस लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं उस पर ध्यान फिलहाल कम दिया जा रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन की कमी हमने देखी है। देखिए, दायित्व सरकारों का भी बनता है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का और हर एक नागरिक का, कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दें। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बोला, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नजरअंदाज करना शुरू कर दें, हल्के में लेने लग जाएं। ये क्या होता है, हम तो जीत पा चुके हैं, तो बाजी मार ली हमने, किले फतेह कर लिए है कोरोना पर। तो ये सरासर गलत होगा और नासमझी होगी, क्योंकि अभी सफर काफी लंबा है। ये समझ लेनी चाहिए बात कि 2021 का जो वर्ष है इसको कोरोना के नाम समर्पित कर देना चाहिए। कि अभी हमने जहां जैसे सड़कों पे कहा जाता है, आप हाईवे पे जाते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो वही बात है कि जहां पर लापरवाही दिखाई हम लोगों ने, वहीं पर ही हम लोग ये संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाएगा। और अभी भी बार बार, क्योंकि ये वायरस जो है म्यूटेट कर रहा है, वेरिएंट नए आ रहे हैं, और डॉक्टरों की भी आप बात समझिए कि वो उनका जो वो लोग खुद हैरान है यहाँ पर। और कई आप खुद देखें कि देश के जाने माने विख्यात चिकित्सकों ने बात बोली सार्वजनिक तरीके से कि बार बार जब वायरस म्यूटेट कर रहा है तो यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती बना के बैठा हुआ है। और यहाँ पर क्यों बोला गया शुरुआत में जब कोरोना आया कि आपको कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकना है, क्योंकि ये अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन बढ़ता है
तो वहां पर स्थिति भयावह हो जाएगी, स्थिति संभाले नहीं संभलेगी। हर्ड इम्यूनिटी की बात करी गई, हमारे स्वास्थ्य चिकित्सकों ने हम लोगों को सचेत करा, अवगत कराया कि हर्ड इम्यूनिटी के क्या मायने हैं, उसकी क्या अहमियत है, लेकिन हम लोग समझने का अगर काम ना करें, समझदारी ना दिखाएं, तो आप खुद समझिए कि ये फिर कैसे हम लोग इस पे काबू पाएंगे, वायरस को कैसे देश निकाला देंगे। तो यहाँ पर जब ऐसी चुनौती हो रही है, पहले हमने देखा पहाड़ों की तरफ लोग रुक कर गए, ऐसे लगा कि विपिन जी, जैसे ये बात देखिए, ये बात तो आपकी ठीक है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ये सभी जानते हैं। अगर कहीं ना कहीं जनता की जिस तरीके से अभी हमने लापरवाही बताई है, जनता की लापरवाही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें लापरवाही हमें देखनी चाहिए, क्योंकि देखिए सरकार अगर इतनी जल्दी अनलॉक ना करती चीजों को तो स्थितियां इतनी ज्यादा बदतर नहीं होनी थी, क्योंकि समय से पहले हमने अनलॉक किया। जब समय आता है लॉकडाउन का तब हम अनलॉक कर रहे होते हैं, और जब समय अनलॉक का आता है तब हम लॉकडाउन चला रहे होते हैं। ये चीजें समझने वाली हैं। ऐसा है कि पिछले वर्ष 2020 में दोनों बातें, आपकी बात से मैं 50% इत्तेफाक रखूंगा, लेकिन उसमें एक इजाफा करना चाहूंगा। यहाँ पर पिछले वर्ष 2020 में जब पहली कोरोना की लहर आई, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे WHO ने हिंदुस्तान की तारीफ करी कि हमने सही समय पर लॉकडाउन की घोषणा करी, जिसके फलस्वरूप हम लोग बहुत भारी संख्या में जान मान को बचा पाए। लेकिन इसके विपरीत 2021 में जब ये दूसरी लहर नहीं थी, सुनामी बन के आई, लाशों के अंबार लग गए, अपना इसमें कहर ढाया, तो वहां पर हमने लॉकडाउन लगाने में देरी कर दी। वो अलग बात है कि यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर, आपने फेडरल स्ट्रक्चर का भी सम्मान करना है। राज्य सरकारों को छूट दे दी गई कि आप अपनी स्थिति का जायजा करते हुए, मुआयना करते हुए, आप अपने सहूलियत के हिसाब से आप लॉकडाउन की घोषणा करें, नाइट कर्फ्यू लगाएं, वीकेंड कर्फ्यू लगाएं। तो वो भी बात है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो लगता तानाशाही सरकार कर रही है, अपनी मनमानी कर रही है। तो यहाँ पर दोनों बातें देखिए, दोनों बातों की अहमियत है। पिछले वर्ष हमने देखा कि एक आम आदमी, एक प्रवासी मजदूर जब मजबूर हो गया पलायन करने के लिए, लंबे सफर पे निकल गया, वहां पर क्या बात में जब उसकी बात की मामले की तह तक गए, तो वहां निष्कर्ष ये निकला कि वो तालमेल का भाव था, राज्य सरकार केंद्र सरकार एक दूसरे में ठीकरा फोड़ते रहे। तो यहाँ पर यह बात समझनी पड़ेगी कि जब आपने संकल्प एक ले रखा है कि देश को उभारना है आपने कोरोना काल के इस दौर से, वहां पर कम से कम एक स्वर में स्वर मिलाना चाहिए, सबका दायित्व बनता है। और सबसे पहला दायित्व तो केंद्र सरकार का बनता ही बनता है, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी सवाल यह है कि अगर आपने दोनों चीजें देखिए, दोनों बातों की अपनी अहमियत है कि यहाँ पर हमने सचेत भी रहना है और साथ में, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे लेके आना है, लोगों का भी धैर्य जवाब दे गया था। क्योंकि आप देख रहे इतने समय से जब वो लॉकडाउन की स्थिति में घरों में कैद थे, घरों में बंद थे, घरों में रहना पड़ा था उनको मजबूरन, तो वहां पर वो भी आप देखिए कितनी आर्थिक तंगी से लोग गुजरे हैं। मध्यम वर्ग के लोगों को देखिए, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग थे, जो डेली वेज लेबरर थे, तो यहाँ पर तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ठीक है जी, ठीक है विपिन जी, अर्थव्यवस्था भी जरूरी है, लेकिन जब हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं तो सरकार को वो तमाम जो टैक्स हमने दिया है उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर लागू करना चाहिए था, और जो लोग घरों में बैठे थे उनकी सहायता करनी चाहिए थी। लेकिन वो चीजें हमने कहीं ना कहीं, ठीक है आपकी बात सही है, 50% हमने देखा भी है, लेकिन आधे से ज्यादा लोग अभी भी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए थे। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगी। सरवाल साहब, आप कितनी सहमति जताते हैं विपिन साहब से, क्योंकि देखिए लॉकडाउन की बात है, आप डॉक्टर हैं, आपने चीजों को देखा है। हमने जब पहली लहर में लॉकडाउन किया, सही समय पर किया, लेकिन दूसरी लहर का जब खतरा आने लगा था, सुनामी जिस तरीके से कही है विपिन साहब ने, वो आने लगी थी, तो उस समय में हमें लॉकडाउन को एक्सटेंड करना चाहिए था, लेकिन हमने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी। आप इस बात से कितनी सहमति जताते हैं? क्या वो फैसला सही था सरकार का? सबको ही पता है सही था। दूसरे में थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिले हो गया, क्योंकि जब हमारी क्राइसिस होने लग गई हर चीज की, तब थोड़ा हुआ। बट ये बात समझना बहुत जरूरी है, आपने खुद ही बोला है कि दो हाथ, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, तो ये गलती दोनों की है। हमारी जनता की भी ये गलती है कि जब कोविड, अब जैसे अब थर्ड वेव आ रही है, तो लोगों में कोई डर नहीं है, भय नहीं है इस चीज का, लेकिन जब सेकेंड वेव आई थी तब लोग बहुत डर गए थे। सबसे बड़ा कालाबाजारी हुई, मेडिसिन की कालाबाजारी हुई, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हुई, हॉस्पिटल में पेशेंट होने जिनको जरूरत नहीं थी जबरदस्ती जाके एडमिट हो गए। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार गलत है, ये हमारी जो जनता है वो भी गलत है। वो हमारे में एक पैनिक बटन बच जाता है कि हम ये मेडिसिन, अगर आप बोल देंगे आज के ये एक्स मेडिसिन ट्रीटमेंट है कोविड का, आप परसों देखेंगे वो मेडिसिन मार्केट में ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये सिर्फ और दूसरा ये गलती जो सरकार की है, उन्हें हर चीज पे थोड़ा सा एक अपना नियम बनाना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी, किसी स्टेट में तो ऑक्सीजन ज्यादा जा रहा था, किसी स्टेट में कम जा रहा था। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि वो अगर मेडिसिन नहीं देते पेशेंट्स को या फिर ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, तो इन दी एंड
यही होता है कि हॉस्पिटल की गलती मानी जाती है, ना कि सरकार की गलती। और आज की डेट में दिल्ली सरकार ने, बहुत सारी सरकारों ने बोला कि ऑक्सीजन कभी कभी हुई ही नहीं थी और ब्लेम सारा हॉस्पिटल्स पे डाल दिया गया है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि इस बात से आप नकार सकते हैं कि आप ट्रीटमेंट नहीं हो रहा या ये नहीं हो रहा, लेकिन ये सब चीज तो गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको प्रॉपर बिहेवियर फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो इन्फेक्शन है स्प्रेड एक आदमी से कर रहा है, ये नहीं है कि सरकार उसको बढ़ा रही है, ये तो हम ही लोग हैं जो इसमें बढ़ा रहे हैं, बट सरकार पे उसको नियम और कानून लगाने पड़ेंगे कि ये हमें थोड़ा सा, ये थर्ड वेव जो आए जो थोड़ा स्टेबल रहे और लॉकडाउन की अगर स्थिति आती है तो जल्द से जल्द लगा दी जाए। बिल्कुल। अब जो फैसला है वो लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। मैं आप दोनों के पास लौटूंगी, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीसरी लहर कितना कहर, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। सरवाल साहब, आप बातें तमाम कह रहे थे, आपकी बातों से मैं सहमति जताती हूं, इसीलिए मैंने देखिए ये बात कही कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर 50% सरकार के निर्णयों में कहीं ना कहीं देरी हुई है तो जनता ने भी इस दौरान अपनी तमाम चीजों को भूलकर, कोरोना को भूलकर, जिस तरीके से वो रुख किया उन्होंने पहाड़ों का, कई जगह पर गए हैं वो भी काफी लापरवाही वाली थी। लेकिन विपिन साहब देखिए, सरवाल साहब ने एक बात कही कि सरकारें जो है ऑक्सीजन, जब उनकी क्राइसिस जो था ऑक्सीजन का, उसके बात को नकार कर सीधे सीधे डॉक्टर्स पर यह बात उन्होंने डाल दी है। हमने सदन में सुना सरकार का जो जवाब था, स्वास्थ्य मंत्री ने खुद कहा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौतें नहीं हुई है। यानी कि ठीकरा जो है वो पूरे अब राज्य सरकारों पर और राज्य सरकारों ने डॉक्टर्स पर फोड़ दिया है। आपस की इनकी जो तालमेल की कमी थी वो कोई भी मानने को तैयार नहीं है। मुस्कान जी, ऐसा है कि ये बात अपनी जगह बात सच है कि यहाँ पर ये कहना कि ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, तो सोचिए जिन्होंने ऑक्सीजन के लंगर लगाए थे वो क्या बेवजह थे कि वो ये तो वही हो गया कि जैसे आप बात को ऐसे तरह से खारिज कर दिया कि जैसे कुछ हो ही नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन के हाहाकार मचा हुआ था प्राण वायु को लेकर, और लोग कैसे वहां पर कतारों में खड़े थे, हेल्पलाइन चल रही थी, तो वो बिल्कुल बेबुनियाद बात है यहाँ पर। और यहाँ पर दोनों की जिम्मेदारी बनती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। मैं उसी बात को दोहराऊंगा क्योंकि कारण यह है कि जब संसद में केंद्र सरकार ने अपना रुख पेश करा, उन्होंने बोला कि जो हमें आंकड़े राज्य सरकारों से मिले हैं उसके आधार पर हमने ये इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, और ये जो हम डेटा दे रहे हैं, साझा कर रहे हैं, वो है कि ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतें नहीं हुई। तो ये देखिए, वो तो फिर यहाँ पर सबकी जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है कि यहाँ पर वो जवाबदेही दे कि ये कहना कि क्या बात है, उन्होंने आंकड़े जो दिए हैं कि क्या वो झूठे आंकड़े हैं राज्य सरकारों ने, जो सरकार जिस बात का हवाला दे रही है। तो महज मुद्दा इस समय ये है, चर्चा ये होनी चाहिए कि अब अगर जो आशंकाएं जताई जा रही है, हमारे जो कोरोना योद्धा हैं, डॉक्टर हैं और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, तमाम जो अधिकारी लोग जो ग्राउंड जीरो पे लगे रहे, जान की बाजी लगाते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अब कम से कम ये सुनिश्चित करें कि जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है उससे हम कैसे देश को बचा सके, और यहाँ पर किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। बिल्कुल, अब लापरवाही से बचना बेहद ज्यादा जरूरी हो चला है। और अब बात यह भी है कि अगर केसेस बढ़ते दिखते हैं तो समय से निर्णय लेने की भी जरूरत है। जिस तरह के डॉक्टर सरवाल ने भी कहा कि अब निर्णय समय से लेने की जरूरत है, और अगर केसेस बढ़ते दिखते हैं तो लॉकडाउन कहीं ना कहीं लगाने की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर सरवाल, इसी से जुड़ा मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी। देखिए, हमने स्थिति देख रहे हैं, कई राज्यों में बाढ़ आ गई है, बहुत ज्यादा राज्यों में ऐसी स्थिति हो गई है, और डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं कि जो कोरोना का वायरस है वो पानी में बहुत ज्यादा समय तक रहता है, और जिस तरीके से बाढ़ आई है, पानी वहां पर एकत्र हो गया है, लोग भी बीच में फंसे हुए हैं। क्या ये भी कहीं ना कहीं तीसरी लहर का कारण बन सकता है? क्योंकि पानी में अगर ज्यादा देर तक वायरस जिंदा रहा तो बहुत ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं। जो कोविड वायरस है बेसिकली एक मिस्ट्री वायरस है, इसके ऊपर कोई पहले ऐसी डिटेल स्टडी नहीं हो रखी है। तो अब जो है नए जो आ रहे हैं स्टडीज के पानी में फैल सकता है, इसके ऊपर कोई भी 100% पुष्टि नहीं हुई। बट हाँ, कुछ स्टडीज में ये आया है कि ये वायरस पानी के थ्रू भी फैल सकता है। तो अभी ये कहना कि ये इसकी वजह से फैलेगा नहीं फैलेगा, बहुत ही अर्ली स्टेजेस है। बट अगर कुछ स्टडीज में ये शो हो रहा है, जैसे कि हमारे कहीं ये भी स्टडीज में आया था कि जब हम पेशेंट को ऑपरेट करते हैं जिनको कोविड नहीं है, फिर भी उनके पेट के पानी के अंदर जब हम ऑपरेट करते हैं तो पानी के अंदर कोविड मिलता है, जिससे सर्जरी करते वक्त वो पानी फ्यूम्स बन जाता है और हमें डॉक्टर्स को वो इन्फेक्ट हो सकता है। तो ये स्टडी आई थी, इसके ऊपर कुछ हुए भी, और ये काफी हद तक माना भी गया कि हाँ, अगर इन पेशेंट्स के पेट में पानी में
कोविड होता है और वो ऑपरेट होते हैं तो फ्यूज बनने से डॉक्टर्स को जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको कोविड हो सकता है। तो सेम यही अगर हम इसको मैनिपुलेट करें, इसके अंदर के पानी के अंदर ही फैलता है, तो ये पॉसिबिलिटी तो है और ये चीज का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और कोई भी और रीजन है मतलब कोविड का होने का, वो सब पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस तो लगाने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। और आर वैल्यू की भी बात करें अगर डॉक्टर सरवाल, तो आर वैल्यू जो 1 पर पहुंच गई है उसको अब किस तरीके से हम कम कर सकते हैं? क्योंकि देखिए हमने जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाया है, जनता अब कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलती नजर आ रही है। लोग मास्क पहने नहीं दिखाई देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नहीं दिखाई देता है। इन तमाम चीज़ों के अलावा क्या ऐसी चीज़ें हो सकती है, क्या ऐसे उपाय हो सकते हैं जो करके हम आर वैल्यू को कम कर सकते हैं? क्योंकि अगर आर वैल्यू कम हुई तो जो तीसरी लहर है उसका खतरा अपने आप कम हो जाएगा। देखिए, एक कहावत थी जो हमें सबको स्कूल में पढ़ाई जाती, अब पंचायत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सेकेंड वेव में हमारी यही गलती हुई थी कि हमने बहुत डिले कर दिया, पब्लिक ने इस चीज के बिल्कुल फॉलो नहीं करा। थर्ड वेव को अगर हमें डिले करना है तो एकमात्र रीजन है कि उस लॉकडाउन लगाया जाए, अगर पब्लिक उसको फॉलो नहीं करे। हाँ, अगर पब्लिक समझदार हो जाती है, प्रॉपर तरीके फॉलो करती है तो लॉकडाउन डिले हो सकता है। बट अगर पब्लिक खुद ही नहीं फॉलो करेगी, नुकसान क्योंकि सबसे ज्यादा लॉकडाउन का पब्लिक को ही है, गवर्नमेंट को कोई नुकसान इतना ज्यादा नहीं है। मेन नुकसान पब्लिक को ही है, हमारी दिनचर्या खराब होती है, जो छोटे मजदूर हैं उनको काम करने में प्रॉब्लम होती है। तो नुकसान जो गलती कर रही है नॉर्मल पब्लिक, उसी का सबसे ज्यादा नुकसान होगा और ये नुकसान की भरपाई शायद तीसरी वेव में हम ना कर पाए। बिल्कुल। विपिन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर सरवाल ने भी कहा कि अब जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हम शायद थर्ड वेव में भी नहीं कर पाएंगे, ऐसी बातें उन्होंने कही है। लेकिन देखिए अगर इस तरीके से आर वैल्यू जो है वो 1 पर रही तो धीरे धीरे हमें लॉकडाउन की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं नौबत ऐसी आ जाएगी कि हमें लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। उस समय में किस तरीके की स्थितियां जो बनेगी वो वाकई सोचने में भी डर लगता है, क्योंकि दूसरी लहर में तो हमने देख ली है तमाम चीजें। दूसरी सुनामी कहेंगे, क्योंकि जो इस वर्ष जो कोरोना ने कहर ढाया वो सुनामी बन के आया। लाशों के अंबार लग गए, कब्रिस्तानों में, शमशान घाटों में लंबी कतारें थी। और तो ये कहना कि वो सिर्फ महज लहर थी तो गलत होगा। लेकिन बहरहाल मुद्दा ये है कि यहाँ पर हम लोग कैसे अभी अपने देश को बचा सकते हैं, एक देशवासियों को बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए वो सावधानी और दवाई भी और कड़ाई भी, तो यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव जो अभियान चल रहा है उसको भी और थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा कि टारगेट बनाना पड़ेगा कि कम से कम 1 करोड़ टीके लगे प्रतिदिन, तब जाके आप पूरे देश को, देशवासियों को निजात दिला पाएंगे इस कोरोना से। क्योंकि और देखिए सबसे बड़ी बात है इसका ये मतलब नहीं है कि आपको टीका लग गया तो आप धड़ल्ले से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दें, मास्क उतार के फेंक दें। तो ये कहीं की समझ नहीं है, क्योंकि सफर लंबा है। अभी आपको पता नहीं कि ये वायरस कैसे म्यूटेट कर रहा है, कैसे करेगा, कितने नए वेरिएंट्स आएंगे। डेल्टा वेरिएंट की बात करते अलग अलग विभिन्न, और यहाँ पर आपको ट्रैवल एडवाइजरीज भी जो सरकार की तरफ से इशू होती है, गाइडलाइंस दिए जाती है, उसका अनुपालन करना पड़ेगा। क्योंकि और कोई विकल्प आपके सामने है नहीं। क्योंकि अगर आप खुद देखिए कि एक तरफ हम जब बार बार बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है, अर्थव्यवस्था इस समय पटरी से बिखरी हुई है, जीडीपी के आंकड़े धरातल पे आए हुए हैं, एक आम आदमी बिल्कुल उसकी हालत खराब खस्ता हो रखी है यहाँ पर। तो ऐसी नौबत में, ऐसी जब परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो अगर एक बारी और लॉकडाउन लगाया जाता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस समय स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण बन जाएगी। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण तो होगी विपिन जी, लेकिन देखिए वैक्सीनेशन की आपने बात कही विपिन जी, हमने काफी बेहतरीन तरीके से वैक्सीनेट अभी तक लोगों को करते आ रहे थे और जो दर हमने पकड़ी वो भी काफी अच्छी थी। लेकिन अभी की अगर अभी हालातों की बात करें तो वैक्सीनेशन की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है, कई राज्यों में वैक्सीनेशन बंद है। अब बात यह है कि हम जब इतनी दूर तक आ ही गए हैं तो यहाँ पर अगर हम धीरे हो जाएंगे तो बात वही है कि चीजें तो वही वापस हो जाएंगी। हमें अभी जो वैक्सीनेशन है उसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई भी किसी बात का शक शुबा नहीं है यहाँ पर कि इसको वैक्सीनेशन अभियान को और पुख्ता करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। और जो ये इस समय टीके को लेकर कमी आ रही है, इस समय या मैन्युफैक्चरर्स के पास कोई दिक्कत आ रही है तो उसको दूर करना है पड़ेगा। और सरकार का दायित्व बनता है, केंद्र सरकार का। तो यहाँ पर ये सुनिश्चित करना कि ये जो बीच में लैक्यूलेज हैं, गैप्स आ गए हैं, उसको कैसे जल्द से जल्द दूर करा जाए। क्योंकि सबसे पहला मकसद इस समय, एकमात्र मकसद सबका होना चाहिए
कि पहले टीका लगे, और उस टीके को भी लेकर जो भ्रांति है कुछ लोग, क्यों एक अभियान चल रहा है इस समय, जिसने खुद टीका लगा लिया वो साथ में दूसरे को भी ये अवगत कराए, उसको ये बिल्कुल। और educate कराए सबसे कि ज्यादा यहाँ पर कारगर टीका उपाय लगवाएं। अगर कोरोना से बचाने में हमारे पास कोई है तो वैक्सीनेशन ही है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों का समय की कमी है इसलिए आप दोनों को ही रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरवाल और विपिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातें तमाम साझा करने के लिए। लेकिन फिलहाल वैक्सीनेशन की ही कमी है और वैक्सीनेशन ही ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा उपाय हमारे पास है जिससे हम कोरोना की तीसरी लहर से बच सकते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना जरूरी है। तो एनबी न्यूज की भी आपसे अपील है कि तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहें और खुद भी सुरक्षित रहें। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।